जी हां, आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप या फिर अपोजिशन के सवाल। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2021 पेश कर दिया है। कहने को तो यह आम बजट होता है, लेकिन सारे के सारे मुल्क की निगाहें इस पर खास होती है। आवाम से लेकर हर तबके को इस बजट का इंतजार रहता है, फिर चाहे वो कारोबारी हो, मुलाजिम हो, ख्वातीन हो, बुजुर्ग हो या फिर तलबा और या फिर कॉमन मैन। हर कोई इस बजट को अपने नजरिए से देखने और समझने की कोशिश करता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस बजट की दो खासियत बताई हैं। पहला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है, जिसमें रोड, पावर जनरेशन, पुल और बंदरगाहों समेत तमाम चीजों पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। और दूसरा ये कि हेल्थ केयर सेक्टर पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को तवज्जो दी है। जबकि अपोजिशन इस बजट को मायूस बता रहा है। आज का मुद्दा में हम जानेंगे कि आज का पेश हुआ बजट कैसा रहा है, क्या ये आम आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरा है। तमाम खास मेहमान और एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा का आगाज करेंगे। मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। और वहीं आम बजट की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण की भी तारीफ की है। उन्होंने मुल्क के खुद एतमाद को उजागर करने वाला बजट बताया। नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। तो आज के बजट के जहां हुक्मरान जमात तारीफ कर रही है, वहीं अपोजिशन जमातें इसे मायूसकुन बजट करार दे रही है। का निर्माण करना था कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगी तो इसके असाधारण कोई कदम उठाने की झलक मिलेगा, लेकिन ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। दूसरी बात, ये बजट में अगर देखा जाए सही ढंग से तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रोड फॉर वोट बना दिया। बहुत सारे पैसा खर्चा करने की तो बात किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला? कोई ग्रांट नहीं मिला। हमारी ये उम्मीद था कि सरकार कैश ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों को बचाने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं। पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहती रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जहां तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सवाल था, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई, अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज़्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारे डिमांड क्रिएट करेगा, और बाजार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो अपोजिशन ने जो तनकीद की है, जो सवाल उठाए हैं, वो तो हमने जान लिया है, लेकिन अब ये जानना बाकी है कि
क्या ये बजट आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, लीडर हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका। साथ ही सैफ खान साहब है, कांग्रेस के लीडर हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका भी। और साथ ही फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मनीष गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले सीधा सवाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का जो बजट रहा है उसको लेकर तमाम लोगों ने अपने अपनी राय रखी है, कई लोगों ने अपने रद्दमल का इजहार भी किया है। अभी हम जो तमाम सियासी जमातों के हुक्मरान हैं उनको भी सुन रहे थे। सैफ खान साहब, पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा आपसे इस बजट को लेकर। देखिए, ये बजट के मजे जो ये आज बजट आया है देश के फाइनेंस मिनिस्टर के, इसमें जो है मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी वर्ग को जो है कोई भी फायदा पहुंचाया गया है। उस पे एक एक करके हम जो स्टेप के ऊपर बात करेंगे। सच्चाई वाली बात यह कि सिर्फ जो है बातें ज्यादा होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे भी फर्क पड़ता है कि आपने बजट कितना निकाला और कितना जो है आपने जो है कितना उसको लागू किया है या कितना वो ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है वो हो चुका। मैं उत्तर प्रदेश का अगर एग्जांपल दूं आपको, 2017 में कुछ जो है वादे किए गए थे, 300 करोड़ के बजट भी निकाले जाते हैं, मगर ग्राउंड स्तर पे वो आज तक इस्तेमाल ही नहीं होते, यूज ही नहीं होते। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा जो है एक जो है मेजर फैक्टर जो है बजट में काम करता है। दूसरी बात जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है मेजर आज कोविड की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम सब लोगों को आई हैं, जो लोग घर के ऊपर बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जिन लोगों की तनख्वाह जो है वो आधी हुई है या कुछ परसेंटेज उसमें से कटा है, यानी मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए उस पर कोई जो है फायदा जो है नहीं नजर आया, ना कोई रिबेट जो है सरकार ने कोई भी दी है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कोविड सिचुएशन में। वो ऐसा जो है हमने कुछ भी जो है फायदा आम जनता को जो है वो नहीं देखा, बल्कि हमने ये जरूर देखा कि जो है 4% सेस लगा दिया जाता है पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर, जो है ₹2.5 का जो है वो पेट्रोल के ऊपर लगा दिया जाता है और ₹4 का जो है वो डीजल के ऊपर लगा दिया जाता है। यानी सरकार पहले ही जो तकरीबन 120% से लेके कहीं कुछ स्टेट में 140% जो टैक्स वसूल कर रही है आम जनता से, उसके ऊपर जो है आज 4% और इंपोज हो जाता है। खैर ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि हमने हेल्थ के ऊपर भी 4% सेस देखा। ठीक है सर, मैं सबके ऊपर बारी बारी से आऊंगा, सब सेक्टर्स की मैं बात करूंगा। सैफ साहब, मैं आऊंगा, मैं पहले एक छोटा छोटा क्विक रिएक्शन ले लेता हूं, मैं एक छोटा छोटा क्विक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। महेश वर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बजट को लेकर किसानों को और नौजवानों को और खासतौर पर जो एक बेरोजगार है उसको क्या मिला है? किसान, जवान, रोजगार, हर एक तबका जिसको जो मिलता रहा है, जो अगर आप कहें कि युद्ध से भी बदतर स्थिति इस देश में पैदा हो गई थी, जो विषम परिस्थिति थी, ठीक है ना, उसमें जिस तरह से लोग अपने आप को कमर कस के खड़े हुए थे, या आप हो या हम हो या कोई भी हो, ठीक है ना, जिस तरह से चीजों को किया जा रहा था, इस महाकाल, इस महादैत्य, इस महायुद्ध के पीछे आप देखिए कि 4 युद्ध हुए, उस तरह की स्थिति नहीं थी जैसे उन युद्धों में थी कि हमारी परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी। लेकिन अब देखिए कि सालों भर हम तो उससे बड़ा युद्ध लड़के भी आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के हम हिस्से बन चुके हैं। तो हमें इस 2008 में भी जो है अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उस पर भी रख दीजिएगा बात। क्या? अरे आप मैं कह रहा हूँ ग्लोबल क्राइसिस जो है 2008 में भी हमारे देश में आया था। हमारे देश में जो सैफ साहब एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं 2008 पे भी आऊंगा। सैफ साहब, मुझे याद है, मुझे याद है वो माशी तंगी, मुझे भी याद है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। सैफ खान साहब देखिएगा, शुरुआत थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, कम से कम लोगों को समझ आ जाए। एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। सैफ खान साहब, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। पहले सुन लेते हैं महेश जी को, उसके बाद यही सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको ही मौका दूंगा, पूरा भरपूर मौका, लेकिन एक एक करके। जी महेश जी बात रखिए अपनी। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए ये वो चीज नहीं है कि हमने एक तरफ से हम आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे। एक पार्टी का बउआ जो है वो किस तरह की बातें करता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि 1700 करोड़ यूपी में आया और वो किस तरह से चल रहा है। सबके प्रोजेक्ट चलते हैं, सबके टाइमिंग होते हैं। इनको बता दीजिए कि इस देश में मैं पूछूं कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने का ये बजट है, ये बता नहीं पाएंगे, ये लंबी छोड़े जा रहे हैं। अरे भाई समझो किसी चीज को, ये देश पार्टी से ऊपर उठ के बात करो, ये देश हित में है। ये किस तरह की स्थिति परिस्थिति थी
जब हम और आप अच्छा, आप कौन सी क्लास में आते हैं महेश जी? उसमें मजे लेने मिडिल के क्लास लिए- में आते मजे हैं, लेने के अपर लिए में आते हैं, कांग्रेस मुझे जब पार्टी- बता सैफ जी एक मिनट मिडिल कंप्लीट होने क्लास दीजिए। में क्या सैफ जी, फायदा मिला है? सैफ खान साहब मैं आऊंगा आपके बताइए पास, मैं आऊंगा आपके पास सर। मैं पूछ रहा हूं कि देश में क्या कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए मई जून में इस पार्टी का बहुआ क्या कह रहा है कि भाई 70% लोग कंगाल हो जाएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल जितनी एजेंसी नवाज साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं चैनल पे? किसको कह रहे हैं आप ये? या नहीं, फिंची हो या नहीं, Moody's हो, किसको कह रहे हैं? ये जो बातें हैं, सुनिएगा ऐसी घिनौनी महेश जी, अल्फाज जो है, इसको देखिए बचपन से महेश जी, आप महेश जी, इस तरह की चीजों जो जो क्या जो बात सवाल है? किया गया है आप कम से कम शुरुआत उसका जवाब चाहिए। शुरू कर जो सकते सवाल हैं। किया जा रहा है उसके हिसाब से अगर जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। जो लगाम लगा के रखें, और ये फिर ऐसे अल्फाज यूज करते हैं, ये अपनी मैं इसके लिए माजरत चाहूंगा, महेश जी की तरफ से मैं माजरत चाहूंगा। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, बजट से जो उम्मीदें थी, क्या ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है? देखिए, अगर विशेषज्ञों की राय में से देखें, बाजार की खुशी को देखें, तो बजट फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ है। जी, इतनी बड़ी महामारी होने के बाद एक बड़ा कोरोना सेस लगना था, ऐसा मेरा निजी आकलन था। जी, ऐसा कोई टैक्स न लगाकर संभवतः वित्त मंत्री महोदया ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। इसके बाद जी, जिस तरीके से जीएसटी पर से टैक्स हटा दिया है, टैक्स ऑडिट, जीएसटी का ऑडिट हटाया है, जिस तरीके से जो है टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी है, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार जगत में इन परिवर्तनों को बहुत पॉजिटिव देखा गया। उसके बाद एक बड़ा चेंज निर्मला सीतारमण जी ने ये किया जी, कि जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इनकम टैक्स में होती थी, यानी आपकी कोई पुरानी आपने टैक्स चोरी कर ली हो, तो ऐसे टैक्स चोरी को 6 साल तक पकड़ा जा सकता था और उस पर 200 से 300 गुना तक पेनल्टी लगती थी, तो 200 से 300% की। वो पीरियड को उठा के 6 साल से 3 साल कर दिया गया। यानी आज अगर आप 2021 में हैं तो आपको 2018 से पहले की इनकम पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी आम टैक्स पेयर, देखिए हम पूरे देश में 60 करोड़ लोगों को अन्नदाता कहते हैं, और ऐसे 60 करोड़ अन्नदाताओं का पेट कौन भरता है? करदाता। ऐसे करदाताओं के मन में से चिंता को निकाल देना कि उनकी कोई गलती, उनकी कोई भूल या ऐसी कोई टैक्स की गलती, उससे उनको एक मानसिक तौर पर शांति मिले, मैं समझता हूँ निस्संदेह बेहद बेहद जो है प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। ऐसे ही हेल्थ केयर के बजट को जिस तरीके से डबल किया है, भारतवर्ष ने चूंकि दिखा दिया था कि हम कोरोना का मुकाबला भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और कोरोना की एंटीवायरस बना सकते हैं, तो ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर को डबल कर देना संभवतः कहीं ना कहीं ये दिखाता है, डबल किया है, सरकार को ये बताता है कि ये विश्व में अब हम मेडिकल के मामले में आगे बढ़ने वाले हैं। डबल हुआ है? एक मिनट, एक सवाल सिर्फ एक ही जी पे रोक लेता हूँ। जी, क्या डबल हुआ है बजट? ये कह रहे हैं, कहेंगे कि भाई किस वो उनकी बात तो सुनो। नहीं, क्या डबल हुआ है? मुझे हाँ या ना में जवाब देना। मनीष जी से पूछ लेते हैं। बोलता हूँ ओके, सैफ साहब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बता रहे हूँ। सैफ साहब, आप तो ना आत्म प्रवंचना में खुश हैं और आप अभी भी गलत फैक्ट दे रहे थे। मैं सुन रहा था, आप ये कह रहे थे कि एक्स्ट्रा जो है टैक्स लगा दिया है पेट्रोल डीजल पे, जबकि आप सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा डीजल पर पब्लिक पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल की बाइफर्केशन है। और आपने अभी ये बयान दिया कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया, तो संभवतः आप गलत बयानी में माहिर हैं। मैंने ये कहा था तो 137, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, मैं अपने शब्दों को करेक्ट कर देता हूँ, 137% का हुआ है चेंज। 1 बाय 1 करके। सैफ साहब मैं आ रहा हूँ। सैफ खान साहब आपसे गुजारिश है, मैं आ रहा हूँ। आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सैफ खान साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सैफ खान साहब मेरी बात सुनिए। आप देखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं एक बार कंप्लीट हो जाइए। 1 बाय 1 अगर करेंगे तो सबको डिबेट समझ में आएगी। जी मनीष जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सैफ खान के साहब के पास जाऊंगा।
तो मैं ऐसे ही कह रहा था, इसके अलावा भी जिस तरीके से जीएसटी के ऑडिट को हटाया गया है, बाजार में बहुत ही सार्थक परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। लगभग हर वो व्यापारी जो मध्यम वर्ग का था, एमएसएमई सेक्टर का था, उसको ये बड़ी रिलैक्स मिलेगी। तो संभवतः डायरेक्ट सेक्टर पर सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। महेश जी, ऐतिहासिक रूप से सेंसेक्स 50,000 पे गया। मैं एक एक कर कहूंगा। देखिएगा सर, ऐसे मजा नहीं आ पाएगा, पता नहीं, समझ ही नहीं आ पाएगा। ये सिर के ऊपर से डिबेट गुजर जाएगी, ऐसे किसी को पता नहीं चल पाएगा किसने क्या कहा है, खिचड़ी पक जाएगी। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि एक एक कर अपनी बारी पर अगर बोलेंगे तो ठीक रहेगा। और हमारा प्रोजेक्शन जो है 12% जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कर रहा है, आईएमएफ कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है, तमाम इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है। हम उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि 12% हो या ना हो, हमारा जो सामर्थ्य है उसमें हम 11%। ठीक है सर, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ सर। महेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सैफ खान साहब, देखिएगा, आप कई सारे सवाल उठा रहे हैं, कई सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, आप एक एक करके तमाम मुद्दे उठाइए। हम चाहते हैं कि सरकार से जो भी आपका सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन देखिएगा उसका एक दायरा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपने जो सवाल उठाया है उसको लेकर वो महेश जी जवाब दे रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उसको बारीकी नज़र से देख रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी को ये बजट कैसा लग रहा है। राहुल गांधी का ये कहना है कि जो बजट है वो देने वाला जो हाथ है वो हटा लिया गया है, गरीबों को देना भूल गए हैं और अमीरों की झोली भर दी जा रही है। बिल्कुल शाहबाज साहब, बिल्कुल। क्या इसमें गलत कहा, मुझे ये बताइए। मैं पुअर के यही समझना चाह रहा हूं, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि आखिर कैसे कोई नहीं, मैं यही चीज समझना चाह रहा हूं कि आखिर कैसे जो है घरों के ऊपर बैठे। शाहबाज साहब, आपने सवाल पूछा है, उसका मैं जवाब देता हूं। ठीक है। आपने कहा कि जो ये कांग्रेस की नजर में कैसा बजट है। मैं तो ये देश के सामने रखता हूं कि ये आप डिसाइड करिए कैसा बजट है। वो लोग जो घरों पे गरीब हैं, वो लोग जो घरों पे बैठे हुए जिनकी तनख्वाहें कट रही हैं, जो घर के ऊपर एक मिडिल क्लास मैन है जो टैक्स पेयर है, उसको क्या बेनिफिट जो है वो मिला। ऑलरेडी जो सरकार पे बोल चुकी है कोई चेंजेस नहीं होंगे, जबकि वो इस गलत सिचुएशन में जो है वो गया। दूसरी चीज जो है, अभी हेल्थ केयर के ऊपर बात की जा रही थी, जो है मैं बड़े हैरान हुआ कि जो है जनरल एक्सपर्ट ऐसी बात कर रहे हैं। मैं पिछली बार का बजट बता देता हूं कि पिछली बार का हेल्थ केयर का बजट कितना था। वो 69,000 करोड़ था। इस बार का है 64,000 करोड़ जो है, अपार्ट फ्रॉम जो 35,000 करोड़ आपने कोविड वैक्सीन के लिए निकाला। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिसने जो है 35,000 करोड़ की प्रावधान जो है इसके लिए निकाला। जो है आज कोविड वैक्सीन मेडिकल इशू नहीं है क्या? वैक्सीन है वो प्राइवेटाइजेशन में 1,000 रुपए के दिए जाएंगे। हमारी सरकार में जो है पोलियो ड्रॉप भी फ्री डलते थे। ये क्यों बोल रहे हैं आप? जो आप लोग डोजेस ले चुके हैं वो भी फ्री में इस सरकार, क्योंकि हमारी सरकार जो है, और कई गुना ज्यादा ऐसी मेडिसिन जो है जो लगातार आई जो है, और हम जो इसको फ्री में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। खैर बहरहाल जो है भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी बिजनेस चाहिए। और मेन चीज जो फैक्टर मुझे बताना था कि कोई बजट जो है इसमें डबल नहीं हुआ। अगर हुआ है तो जरा फिगर सामने रख देंगे कि हवाओं में बात करने की इनके सहयोगियों की या भारतीय जनता पार्टी की आदत है। जबकि मोस्ट अफेक्टेड एरिया कौन सा? हेल्थ केयर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। आप मुझे बताइए इसमें क्या बजट बढ़ा है? ठीक है, इसका जवाब जान लेते हैं। ओके, कोविड जो है 35,000 करोड़, ठीक है सर। कौन सा डबल हुआ है? सैफ साहब मैं आपके पास आऊंगा, सैफ साहब मैं भी आपके पास आऊंगा और बाकी के एक्सपर्ट्स के पास भी जाऊंगा। मैं महेश जी आपके पास भी आऊंगा, और साथ ही साथ मनीष जी आपसे भी बात करने की हम देखेंगे, बात करते हुए कि आखिर इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर। और ऐसे में जो एक लोगों के बीच ये समझ में नहीं आ रहा है उनको कि जो अब इस बार जो स्लैब है उस पर चेंजेस नहीं हो पाए हैं, तो क्या ये बजट एकदम न्यूट्रल रहा है या फिर लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है, या फिर इससे कुछ नुकसान है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। तो बात हम कर रहे हैं बजट की, जो कि आज पेश हो गया है, और इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये बजट आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है, और इसी को लेकर जो अपोजिशन के सवाल है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महेश वर्मा जी, आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, पिछले 8 से 9 महीनों के दरमियान हमने देखा है कि कोरोना काल रहा और उस दौरान कितने सारे हज़ारों लोगों की जॉब गई है। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 12 करोड़ लोगों की जो है जॉब चली गई है या फिर उनकी सैलरी काट गई है, एक मोटा मोटा आंकड़े के तौर पर। ऐसे में उन लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की तरफ से इस बजट में क्या किया गया है, जरा ये समझा दीजिए। देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 30% जो है ना बेरोजगारी
बढ़ी थी, जो कि अब 9% के आसपास है। इसका मतलब है कि वो चीज जो है ना रिवाइव की है किसी न किसी तरह से। दूसरी बात की जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो पैसा आ रहा है, जो डेवलपमेंट के और सेक्टर से, जैसे कृषि क्षेत्र में लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है जी। इसी प्रकार से जो है सर्विस सेक्टर जो है, जहां पे हम टैक्स रिबेट दे रहे हैं, जहां पे हम लोन का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पुल बनता है, कोई हाईवे बनता है, कोई सड़क बनता है, तो वो रोजगार सृजन होता है, उसमें हर एक फंडा है। उसको कोई भी, किसी भी अर्थशास्त्री, किसी भी सीए से पूछिए कि भाई 1 करोड़ के अगर कोई काम होता है तो उसमें कितने रोजगार क्रिएट होते हैं, तो इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। दूसरा कि जिस स्थिति परिस्थिति में ये बजट को लाया गया है वो मैंने काबिले तारीफ है साहब, क्योंकि ऐसी स्थिति जब ईमानदारी से आप देश का पैसा इस्तेमाल करिएगा, ईमानदारी से जब देश के पैसे का अपने लोगों, बिल्कुल आ रहा हूं मैं, सैफ साहब आ रहा हूं जी जी। नहीं, सैफ साहब को मौका देने की बात चल रही है, अभी आएंगे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना, जब ईमानदारी के साथ कोई चीज आप करिएगा और उस स्थिति में जब युद्ध की स्थिति हो, जब लोग व्याकुल हैं, आकुल हैं, जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या न करें, अगर मान लीजिए कि गलती से ये किसी पार्टी के बहुआ के हाथ में अगर होता तो कितने करोड़ों लोगों की जान गई होती। आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं? ये चीज अपने आप में। आप महेश जी, आप अपनी बात रखिए। आप जो एक कमेंट कर रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं सैफ साहब, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उस चीज को लेकर। सेवा में लगातार अपने लोगों को लेके, इनके पास शक्ति क्या है, 125 करोड़ जनता, हम और आप, ये व्यक्ति जो है सिर्फ ये समझते हैं कि ये जनता हमारे साथ है तो हम विश्व में कोई भी चीज फतह कर लेंगे। नहीं, मेरा आपने सवाल नहीं समझा। मैं महेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि लोन के जरिए आपने बढ़ाने की बात कही है, मईशत को, रोजगार की तरक्की की बात आप कह रहे हैं। महेश जी लिसन टू मी, महेश जी, क्या लोन देने का कोई डेटा सरकार के पास है? कितना लोन दिया है अभी तक? महेश वर्मा जी, क्या सरकार के पास कोई डेटा है कि इतना लोन अभी तक दिया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? कोई महेश वर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? महेश वर्मा जी, आप नहीं सुन पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कितने लोगों को, कितने बेरोजगारों को लोन दिया गया है? क्या सरकार के पास इसका कोई डेटा है? बिल्कुल है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं साहब कि हम जो है मुद्रा बैंक जो है उसमें आपको सुन के हैरानी हो कि माइनॉरिटीज के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने 2 ऐसे पंचायत अडॉप्ट किए हैं जहां पे मुद्रा बैंक के जरिए हम उनको फंडिंग कर रहे हैं। 7 ऐसे स्टेट है जहां पे फंड एलोकेशन होने के बावजूद ये जो सैफ साहब कह रहे थे कि नीचे चला गया है, वहां पे जैसे आयुष्मान भारत जो है वो 4 ऐसे स्टेट है जहां लागू ही नहीं है। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि है जहां 7 ऐसे स्टेट है जहां पे लागू ही नहीं है। इसी प्रकार से कई ऐसी योजना, 9 से 10 ऐसी योजना है सोशल सेक्टर की, जो कि कुछ राज्य जो हमारे अपोजिट हैं, जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, वो अपने हैं, जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, इसी प्रकार से और भी 2-3 इन्हीं राज्यों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं इन्हीं राज्यों का महेश जी जिक्र करना चाहूंगा। अपोजिशन का यह कहना है कि रोड फॉर वोट किया जा रहा है, जिन जगहों पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर इस तरह की तरक्कियात कामों को कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। इसमें क्या गलत है साहब? अगर मान लीजिए हम पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम कोई पाकिस्तान में पैसा लगा रहे हैं क्या? देश की 40% आबादी इन राज्यों में रहती है, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, असम। आप इनकी 5 राज्यों की बात अगर करें और वहां पे ये कोस्टल एरिया है और कमर्शियली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप समझ लीजिए 70 साल में कोई काम ही ऐसा नहीं हुआ। अगर हम वो काम करने जा रहे हैं वहां 70 साल, अगर 70 साल काम यहाँ पर नहीं हुआ है तो जम्मू कश्मीर में भी अगर काम नहीं हुआ तो फिर वहां का भी जिक्र होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर का तो जिक्र नहीं किया गया है। क्या जम्मू कश्मीर में क्या नहीं हो रहा है? नहीं, बजट में पूछ रहा हूं मैं, बजट के अंदर क्या जिक्र किया गया है? आपने तमिलनाडु, केरल का जिक्र किया है, बजट के अंदर क्या जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ है? सिटी बनेगी, हमारे जीते जी बनेगी या नहीं बनेगी हमें मालूम नहीं है। अब वो अपनी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं या और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज तो कम से कम क्लियर करना चाहिए ना उनको। ठीक है सर, 5 करोड़ तो ये नहीं बता दो कम से कम। ओके सर, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। साहब से बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि यहाँ मनीष जी को जाना है। मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा
कि जिस टैक्स को लेकर बजट का इंतजार रहता है एक मिडिल क्लास को, एक कॉमन मैन को, वो ये समझता है कि अगर टैक्स थोड़ा सा कम होगा तो उसकी सेविंग थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन वो रिलैक्सेशन उसको नहीं मिल पाया है। देखिए, इसमें दो बातें समझिए। पहली बात तो ये है, मुझे पर्सनली तौर पर ऐसा लगता है कि ये बजट पहले किसान फ्रेंडली बनाया जाना था और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं होनी थी, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन अपनी जिद पकड़ता गया, संभवतः जल्दबाजी में बजट को रिवैम्प करके नया रूप दिया गया है और इसी वजह से बहुत छोटा और मतलब जो है जल्दीबाजी का काम मुझे ये दिखाई देता है। ठीक है ना। एक तो ये राज्यवार, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। अभी सैफ साहब की बात का जवाब देते हुए महेश जी कह रहे थे कि भाई हमने जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनको प्राथमिकता दी है। हाँ। और अगर ऐसा है तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। और इस बात से अब महेश जी बच नहीं सकते कि उन्होंने अपने चुनावों के हिसाब से प्राथमिकता तय की है। इसका मतलब है कि अगर विद्यालय की आवश्यकता मध्य प्रदेश को है और चुनाव उत्तर प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में विद्यालय नहीं खोले जाएंगे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। अगर ऐसा है तो देश के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, बता दीजिए, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। नहीं महेश जी आपने उनका उत्तर सही से नहीं सुना। उनका ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश को जरूरत है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों हो। बता दीजिए 70 साल में वहाँ कोई नेशनल हाईवे बना हो। अरे महेश जी वो यही तो कहना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या केरल हो या तमिलनाडु हो, सब हिंदुस्तान के ही हिस्से है, लेकिन कहना का मकसद उनका यह है कि अगर जिन राज्यों में इलेक्शन नहीं तो क्या वहां पर तरक्की नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्यों नहीं हुई? वही वो कहना चाह रहे हैं। उनके मनीष जी का कहने का मकसद वही है। खैर, सिक्योरिटी है वो आज की डेट में चल रही है या नहीं चल रही है? ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा 48% मुस्लिम लोगों का फायदा हुआ है। अरे सर, अब आप देखिएगा, हिंदू मुस्लिम पर आप आ गए। ये मुस्लिम नहीं, यहाँ पर हिंदुस्तानी आपको कहते तो ज्यादा अच्छा होता। आप हिंदुस्तानी कहते तो ज्यादा अच्छा होगा। सर, मैं आपके पास आऊंगा, सैफ साहब के पास आना चाहूंगा। सैफ साहब, आप अपनी बात रखिएगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शाहबाज साहब, सबसे पहले मैं आपको इस बात का भी जवाब देना चाहूंगा जो आप इनसे पूछ रहे थे कि आप हिंदू मुस्लिम पे आ गए। इनको करना ही आता है और तो कुछ करना आता नहीं भाई। विकास के अभी जो ये आंकड़े भी लेबर अगर ये बता रहे थे, ये 9% जो आपने बताया है, मैं जानना चाहूंगा ये लेबर ब्यूरो के आंकड़े हैं या श्रम विभाग के जो आपने 2016 में बंद करवा दिए थे, या फिर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं 9% जो आपने कहे। एक अल्फाज में बता दीजिएगा, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने पिछले साल ही जो है आपका ये बताया था कि तकरीबन जो है 40% बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ चुकी है। घबराइए मत, अभी लेबर ब्यूरो पे के आंकड़े पे भी हम रुकिए, घबराइए। कंप्लीट कर दीजिए महेश जी, अब आप देखिएगा, अब उनका वार है, अब उनकी बारी है, आप जरा उनको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है सैफ साहब। दूसरी चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लेबर ब्यूरो के गलत आंकड़े आपके चैनल पे पेश कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगा कौन सी ईयर के आंकड़े जो आपने 9% बताए हैं। हाँ, बस मुझे साल और डेट बता दीजिए कि लेबर ब्यूरो ने 9% के आंकड़े जो है वो दिए, बता दीजिए महेश जी। चलिए, चैलेंज है मेरा आपका जो है चैनल पे। क्या आइए बताइए, क्या प्रतिशत चल रहा है लेबर ब्यूरो के आंकड़े इस वक्त? और आपने जो आंकड़े कोट किए हैं वो कहां से उठा के लाए हो? सब अपने घर का रेफरेंस लेके आए हैं क्या, जो आप लोगों की आदत है? तो दिखाओ ना, मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूँ, दिखाओ या इनको समझाओ। अपने घरों पे रिसर्च लेबर ब्यूरो होता है क्या? बताइए ना, कहाँ क्या आंकड़े हैं? प्रेस हमें बता रहा हूँ ना, ये जो है फाइनेंशियल आज जो बजट है उसको पढ़ो, उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आप ये कह रहे हो, आप देखो इस मुद्दे को इस चैनल पे आज कितना अच्छा डिबेट था, उसको आपने इतना बुरी तरह से उलझा दिया। जी सलाम के दर्शकों को जो समझना चाहिए था कि रोजी रोजगार कैसे मिलेगी, टैक्स रिबेट कैसे मिलेगा, वो सारी चीजों को आप सत्यानाश कर रहे हो। दूसरा, अभी जो है मैंने आपको ये बताया कि बेरोजगारी का इस वक्त लेबर ब्यूरो का या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल है। उसके बाद जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के फिर जुमलेबाज प्रतिनिधि जो हैं, जिनको सिर्फ गलत बोलना आता है, तरबियत तो शायद मैं फिर ये बोलना चाहूंगा मिली नहीं, तभी ऐसे शब्द और जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और बिल्कुल मुझे ऑब्जेक्शन होता है कि ऐसे बदतमीज लोगों को अगर आप चैनल पे बिठाएंगे। नहीं, आप इस बात पर मुझे ऑब्जेक्शन है सैफ साहब, मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है। वो मेरे मेहमान है सैफ साहब, मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है। आप उनको बदतमीज नहीं कह सकते हैं।
वो मेरे मेहमान हैं। आपको अगर अपनी बात रखनी है तो आप कहिए कि आप ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को ना रखें। फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा सैफ साहब? आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा फिर? कर चुका हूं और आपने उसके ऊपर जो है ये जवाब दिया था अभी कि जो है वो सैफ साहब को इस वर्ड के ऊपर ऑब्जेक्शन है। दूसरी बार हुआ ये, मैं दूसरी बार नोटिफाई कर चुका था। खैर छोड़िए, अब आ जाते हैं बजट के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन, रोड हाईवे का क्या बजट है महेश जी? बताइए कितना % जो है बढ़ा दिया और पिछले साल का कितना था? सरफेस ट्रांसपोर्ट पे देख लो भाई, अगर आपको समझ में ना आए, 1,89,000 करोड़ रुपए हम तो आपको बता रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। आप उस पार्टी के लोग हैं जो बिना बेसिर पैर के आप आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं आपको सैफ साहब ये कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के जो है सिपाही बनिए, उसमें कोई मुझे ये दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन जब युद्ध की स्थिति होती है, जब विषम परिस्थिति होती है, जब देश काल के साथ आदमी को खड़ा होना होता है, उस वक्त उस चीज की बात करनी चाहिए जिससे कि आपको और साथ में देश को और उन तमाम लोगों को फायदा हो, जिससे कि हम ये कह सके कि आप लोग जो है वन बाय वन करके देखिएगा सर। यही चीज मैं नहीं चाह रहा हूँ। आप एक एक करके अगर बात करेंगे तो शायद लोगों को समझ में आ पाएगी। आप समझ नहीं आ पा रहा है कि इस वक्त कौन बोल रहा है। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं कि एक एक करके अपनी बात पर बोलिएगा, अपने टर्न पर बोलिएगा। मैं आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा। मैं आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा सर। एक बात कही, आप मुझे बता दीजिए कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी। मैंने उनसे स्पष्ट, ठीक है महेश जी 22 लाख करोड़। महेश जी सैफ साहब, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। मैं मुझे इस वक्त मनीष जी से बात करनी है। मनीष गुप्ता जी, मुझे एक चीज समझाइएगा। एफडीआई को लेकर जब पहले ये चर्चा हुआ करती थी कि देखिएगा बाहरी कंपनियां आ जाएगी और लूट कर चली जाएगी इंडिया को, इसको लेकर खूब यूपीए सरकार के अंदर हल्ला हुआ करता था और एनडीए इसको लेकर हल्ला मचाता था। अब यहां पर एनडीए की सरकार है और यूपीए की तरफ से कहा जा रहा है देखिएगा ये लोग तो हमारे जमाने में क्या कहा करते थे, और अब जो है 74% तक एफडीआई आ गई है। मनीष गुप्ता जी, देखिए ऐसा है, राजनीतिक दलों की आपसी कलाबाजी और खो खो का खेल बन गया है जी। पहले कृषि की मंडी के मामले में बीजेपी कुछ और कहती थी, कांग्रेस कुछ और कहती थी। अब बीजेपी उल्टा कह रही है, कांग्रेस उसका भी उल्टा कह रही है। बिल्कुल इसी तरह एफडीआई के मामले में भी यही गेम खेला जा रहा है। पर विशेषज्ञों की राय के मुताबिक जितना मैं समझ पाया हूं, एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई होने का मतलब ये होगा कि इसमें अब और नई कंपनियां आएंगी जो इंडियन प्लेयर्स को साथ लेकर जी और बिजनेस में कंपटीशन बढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर आईआरडीए के कंट्रोल में है और इसमें एक बड़ी मोटी एफडी करा ली जाती है, इसलिए बिजनेस में रिस्क कम है। ऐसे में ये भारतीयों के लिए जहां फसल पर बीमा और ऑटो स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद सैकड़ों हजारों लाखों जो नई गाड़ियां आएंगी उनका बीमा, ये बड़ा मार्केट खुल रहा है। तो ऐसे में देश की जनता को कॉम्पिटिटिव रेट पर बेटर इंश्योरेंस और इजी इंश्योरेंस मिलेगा, जो देश के लिए, देश की जनता के लिए जो है लाभकारी होगा। हमें इसका स्वागत करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल थॉट कि पहले बीजेपी क्या सोचती थी, अब क्या सोचती है, कांग्रेस पहले क्या सोचती थी, अब क्या सोचती है। मेरे ख्याल से ये वेलकम स्टेप है। ठीक है सैफ साहब, इसमें आपत्ति क्या है? अगर एफडीआई आ रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? क्योंकि आपका सवाल मैंने जरूर रखा है, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि अगर दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों के अंदर या और बाकी शहरों में अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और वो कंपनियों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से कम जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगी? क्योंकि सरकारी तंत्र आपको भी मालूम है, आपने भी सरकारें चलाई हैं, कि सरकारी तंत्र में कैसे काम होता है। कि सब आप जो है प्राइवेट प्लेयर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये सब पावर जो है आपकी, सिर्फ जो है फिर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है यकीन हो जाएगा। और आजकल ये हमें दिख ही लगा है, चाहे ट्रेन हो या प्लेन हो, वो सब बेचा ही जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो ही रही है जो है, और इतनी मैसिवली हो रही है कि गवर्नमेंट की जो जितनी भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स थे जो है उनका रोल ही खत्म हो गया है। एमटीएनएल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो है आप वो देख सकते हैं। अब टेलीकॉम में अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें, खैर बहरहाल हम बट कंपटीशन के साथ साथ, लेकिन सैफ साहब मैं आपकी बात को बीच में इसलिए रोक रहा हूं, सैफ साहब मैं आपकी बात को बीच में इसलिए रोक रहा हूं, कंपटीशन जब हुआ है, एमटीएनएल का आपने एग्जांपल दिया है, पहले इनकमिंग कॉल कितनी लगती थी और उसके बाद जब से हेल्दी कंपटीशन हुआ है उसके बाद से आपको क्या पता है कि जिस तरह से यहाँ पर 350 या 360 या 400 रुपए का एक हो रहा है, तो 3 महीने तक का रिचार्ज हो रहा है।
नहीं, बिल्कुल ठीक है कि जो है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी था इस चीज को जो है, मगर गवर्नमेंट को भी पैरेलली जो है, मैं ये मानता हूं कि पैरेलली अपनी एजेंसीज और वो करनी चाहिए थी डबल, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है टेलीकॉम की ओर निकलनी चाहिए थी कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो है बैलेंस किया जा सके। आज पूरी मोनोपोली जो है एक तरीके की सब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, क्या आपसे हम मना कर देंगे ऐसे? खैर, हम आज बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं देखिए ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको मगर पॉइंट टू पॉइंट जो है आज पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि इस सरकार का बेसिकली क्या रोल जो है इस बजट में रहा। डिफेंस के ऊपर जो है क्या रहा, क्या चाइना ने हमारी सरहदें छोड़ दी? डिफेंस में कितना परसेंट जो है प्रतिशत जो है आपने डिफेंस का बजट बढ़ा है, ये मैं जानना चाहूंगा। हेल्थ सेक्टर पे जो है ऑलरेडी 4% सेस लग चुका था, वैसे ही जैसे एजुकेशन के ऊपर यानी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो है 4% आप सेस लगा चुके थे, वैसे ही आज पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर जो है आप जो कह रहे हैं कि नहीं लगा, 140% तो ड्यूटी कर रहे हैं ना वसूल जो है गवर्नमेंट जो है। फिर स्टील के ऊपर जो है खुद गडकरी जी ने कहा कि 55% के करीब जो है हम स्टील जो है वो महंगा हो चुका है। ये आप ही की सरकार में हुआ तो रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हैं। फिर इंपोर्ट ड्यूटी अगर मैं इसकी बात करता हूं, गाड़ियों की बात करता हूं, या आपने सिर्फ स्क्रैप के ऊपर रखा, मगर अगर गाड़ियों के शेप में लेके आए तो उसके ऊपर जो है वो 200% जो है ड्यूटी वसूल करती है ये सरकार जो है। फिर आप जो है कार्स एंड पेट्रोल, उसको जो है आपने ये वो किया कि 10 साल के अंदर जो है मैंने कोई ऐसा एक्सक्लूसिव वो नहीं देखा कि आपने जो है सीएनजी किट्स जो हैं वो जो है गवर्नमेंट से सब्सिडाइज करके जो है लोगों को, जनता के लिए फायदा पहुंचा दी हो, या कुछ रिबेट इन 10 या 15 ईयर्स वाले को दे दी हो, या आपने मैंडेट कर दिया कि अब जो है स्क्रैपिंग जो है आपकी होनी है। जिसके पास एक्सपेंसिव कैटेगरी में जो है प्रीमियम सेगमेंट्स की अगर गाड़ियां भी हैं तो उनके लिए कोई सुझाव या उनके लिए कोई रिबेट जो है वो कोई हमें देखने को मिली नहीं है। सच्चाई वाली बात यह है, ये सिर्फ गोल जो है भारतीय जनता पार्टी वाले 2014 में किसानों पे आ जाते हैं। 2014 में ये सरकार कहती है 50% मूल समर्थन देंगे। जीतने के बाद ये भी कहा था कि हम जो है लोन माफ करेंगे। जीतने के बाद तो सिर्फ हलफनामा हमने जो है जमा करते हुए इनको देखा कि ये सिर्फ हमारी चुनावी घोषणा थी। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट की अगर आप यह बात करते हैं कि कितने प्रतिशत आपने डिफेंस बजट बढ़ाया, या एजुकेशन बढ़ाई, या आपने हेल्थ बढ़ाई, या मिडिल क्लास के लिए जो है आपने वो जो है मिडिल क्लास के लिए फैसिलिटीज या उनके टैक्स रिबेट बढ़ाए, तो ऐसा कोई भी चीज जो है या घटाए, ऐसी कोई भी चीज जो हमें ठीक है। आपने कई सारी बातें रखी है, आपने पॉइंट्स रख दिए हैं सर साहब। ओके, आपने बहुत सारी बातें रखी है, मैं इसका जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद महेश जी से, और समझने की कोशिश करूंगा जो सवाल जो मुद्दे सैफ साहब ने उठाए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि ये बजट उनके हिसाब से सही नहीं है। आखिर उनको जो खामियां नजर आ रही है उसका सुझाव वो क्या देना चाहेंगे, और साथ ही साथ सरकार को, और साथ ही साथ महेश जी से भी ये समझना चाहेंगे हम कि आने वाले वक्त में जो ये बजट है किस तरीके से खुद मुख्तार और खुद एतमाद बनाएगा भारत को। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। तो बात हो रही है हमारी इस वक्त बजट को लेकर, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बिना किसी लपेट के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मैं तमाम अपने जो मौजूद मेहमान हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो एक एक कर अपनी बात रखें। महेश वर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि आज का जो बजट है वो जो आज पेश किया गया है, उस बजट को लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो है इसको लोगों को क्लियर कर दें, ताकि बहुत सारे लोगों के जो अंदेशे हैं, जो खदशे हैं, जो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो परेशानियां उनको लग रही है वो दूर हो सके, जैसे कि सबसे आपको हो रही थी। एक मैं आपके दर्शकों की सहूलियत के लिए या हम सभी की सहूलियत के लिए बहुत इजी टर्म में इसको मैं समझाना चाहूंगा जी, कि अगर सैफ साहब या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के या कोई भी ऐसा आदमी इसको अगर समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो पहले वो ये समझने की कोशिश करे कि देश के पास था क्या जी, देश के पास कितनी पूंजी थी, कितने पैसे थे, उस पैसे में उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है आज की डेट में। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार फेल हुई है या देश फेल हुआ है, या किसी आदमी पे दोषारोपण करके उसको ये कहो कि आपने बजट जो है वो लोक लुभावन या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं दिया है, तो ये कहना ही बेतुकी बात है, क्योंकि सबको मालूम है कि स्थितियां परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं है और विश्वव्यापी है। सर सैफ साहब देखिएगा एक एक करके, सैफ साहब एक एक करके, मैं आ रहा हूँ सैफ, मैंने आपको पूरा मौका दे देखिए बोलने का। महेश जी का जी, महेश जी कंप्लीट कीजिए। तो शाबाश साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि हमारे पास जितने पैसे थे, हमारे पॉकेट में जितने पैसे थे, हमने उसी हिसाब से अपने सारी चीजों को, अपने सारे कामों को अंजाम देने की बात कही। अब रही बात कि हमारे को लेके जो एक आकलन था जी,
हम भी नहीं जानते थे कि कोरोना काल में हमें 50,000 पे सेंसेक्स चला जाएगा। बिल्कुल। हम भी नहीं जानते थे कि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया सबसे मुफीद जगह ये समझेगी। हम भी नहीं जानते थे कि हम जो है किसी भी तरह से इस हाल में भी कृषि सेक्टर में 3.8 पॉइंट का ग्रोथ रेट हुआ है, बढ़ा है, वही हमारी चीजों को बचा लिया है। आज हम उस चीज को कहीं ना कहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं जानते हैं, और आज कहीं अगर हमारे पास हम किसी लायक हैं, हम ईमानदारी से अगर पैसे, आप याद करिए प्लेग इस देश में फैला था, सवाल साहब 20,000 करोड़ भी नहीं थे कि हम दे सके, ले सके, देश को संभाल सके। आज इतनी बड़ी दुश्वारियां से, इतनी बड़ी महामारी से, इतनी बड़ी विपदा से हम बाहर निकल के और ये तस्वीर पेश कर रहे हैं, और दुनिया की तमाम एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो, मूडी हो, फिंच हो, या कोई भी हो, और आप 5वें विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में आप एस्टेब्लिश हुए, फ्रांस और यूके भी हमसे पीछे है, वहां पे आपका सिर्फ अगर कोई कारण है तो वही एक ही चीज दिख रहा है, वो ये कि देश के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री आपने आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप कुशल प्रबंधन से जो देश की जो ये जान बचाई है ना, जिंदगी बचाई है, मैं लग रहा है कि यार इस देश में पोटेंशियल है, इस देश में लोगों में बिल्कुल सबने मिलकर इसके अंदर ताउन दिया है। महेश जी, इसके अंदर सबने मिलकर ताउन दिया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। महेश जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी क्या चाहता है, उसकी जो रसोई है उसका बजट थोड़ा ठीक हो जाए, उसका खर्चा, घर का जो खर्चा है वो ठीक हो जाए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार जो गैस के दाम हैं वो कहां पहुंच चुके हैं। इसका जवाब दूंगा सर। मैं इसके जवाब इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि आम आदमी को इस चीज से मतलब नहीं कि अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, क्या उसको जो इतने आंकड़े हैं उसको वो समझ नहीं पाता है, उसको ये समझ में आता है कि मेरा जो गैस का सिलेंडर है वो कितना महंगा, कितना सस्ता हुआ है। जरा उसको, हमारे नाज़रीन को आप समझा दें। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं साहब कि एक आम, हमें और आपको क्या चाहिए, स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारा सुरक्षा घेरा, आयुष्मान भारत, इसके अलावा तमाम और हमारी जो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं उसको सरकार बूस्टअप करने जा रही है। उसमें जो इंश्योरेंस पार्ट है उसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, एक बात। दूसरी बात, शिक्षा पे आ जाइए, हमारी डिजिटल और स्किल्ड ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उसको एक तो टैक्स रिबेट कर दिया, दूसरा कि उसके ऊपर जो है हम बहुत बड़ा एक प्लान लेके, बहुत बड़ा बजट लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो है वो किसी तरह से कुशल, उनके कौशल विकास हम अच्छे से कर सके। तीसरी बात कि हमने जो है कम से कम 23 लाख करोड़ के आसपास डेवलपमेंट योजना को लेकर आ रहे हैं। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे सर कम से कम 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 23 लाख करोड़ रुपए का हम डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। डेवलपमेंट अगर वो खर्चा होगा वो कहीं पे लगेगा। अच्छा, सारे फेडरल सिस्टम है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार के पास ये पैसे होंगे, राज्य सरकार के द्वारा खर्चे किए जाएंगे, जहां पे हमारी एजेंसी को खर्चा करना है वो हम करेंगे। 70-80% पैसे जो इसमें से जाएंगे वो राज्य सरकारों के थ्रू ही जाने हैं जी। अब सोशल सिक्योरिटी की बात जहां तक मैं कर रहा हूं साहब, सोशल सिक्योरिटी पे इस देश में अभी तक आपको मैं बताऊं 25 से 50,000 करोड़ रुपए का फंड होता था सोशल जस्टिस इंपावरमेंट का। आज वो देखिए 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, इसमें 25 परियोजनाएं चलाई जा रही है। आप सोशल सिक्योरिटी में 95% जो है, अब पूछिएगा आप कैसे, ठेला है वो डेली वो खोमचे पे बेचने वाले हैं, पान की दुकान है, चाय की दुकान है, सड़कों पे जो है, उन सबको कर्मयोगी योजना के तहत जो है उन सबका इंश्योरेंस, उन सबको किस तरह से उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले उसकी योजना जो है उसमें बनी हुई है। उनको इंटरेस्टलेस फ्री जो है 50,000 तक लोन, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आंकड़े हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम देश के सामने में। महेश जी, आपने बात रखी, सैफ साहब जी, साहब आपको क्या इसमें आपत्ति है, क्या बताइए आप। सबसे पहले मैं एजुकेशन की जो ये बात कर रहे थे, एजुकेशन की जिसकी हम बात करते हैं, तो ये वो सरकार है जो पहले तो 4% सेस लगा के एजुकेशन को और महंगा करती है। फिर ये वही सरकार है जो ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज को देखता है, जिनका 10,000 करोड़ का बजट हुआ करता था उसको काट के 4,000 करोड़ कर देती है। हम
हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जो एजुकेशन के बारे में जो है खुद जानती तक नहीं, और बहुत सारे इनके नेता है, मैं जब बोलना नहीं चाहूंगा, या मैं अगर बोलूं जिन पे बहुत बड़ा अभी भी सवाल है, आप समझ गए होंगे, दर्शक जो है हमारे समझ ही रहे होंगे बहरहाल जो है। मगर अच्छा लगता है कि जो है सिर्फ चैनल पे बैठ के बात करते हैं इसके ऊपर। हेल्थ के ऊपर भी कुछ जो है सेस लगाया गया था, ये सिर्फ हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिएगा, क्या हेल्थ के ऊपर भी सेस लगाया गया था या हाँ या ना? और आप हेल्थ के लिए इतना कंसर्न दिखाई देते तब कहां चले गए थे जब 30 जनवरी को पहला कोविड का केस जो है केरला में रजिस्टर्ड हुआ, और ये सरकार जो है नमस्ते ट्रंप बोल रही थी? सुन लीजिए, इसका जवाब दीजिए। महेश जी कंप्लीट करने दीजिए। महेश जी आपको मैंने भी पूरा मौका दिया था, कंप्लीट करने दीजिए। जी 13 मार्च को पहले तो मैं इनसे पूछूं कि इतने हेल्थ के ऊपर कंसर्न दिखा रहे हैं, तो 30 जनवरी को जब पहला कोविड का केस रजिस्टर हुआ था केरला में, तब तो सो रही थी सरकार जो है। फिर 13 मार्च को जो है सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री ये कहती है कोविड से डरने की जरूरत ही नहीं है, जानलेवा बीमारी ही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है इस सरकार के जो है, और उसके बाद जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कितनी जानें खो चुकी है हमारे देश में, जरा मुझे ये बता दीजिए कि कोविड की वजह से कितनी हमारी जो है। मुझे लगता है कि मामला कोविड के ऊपर आ गया है और इसको मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं एक आखिरी कमेंट चाहूंगा यहाँ पर मनीष जी आपसे। आप आउट ऑफ 10 कितना नंबर देना चाहेंगे इस बजट को? मैं कहना चाहूंगा आउट ऑफ 10 में 7 और 7.5 बजट दूंगा। और मेरा दोनों पार्टियों से एक छोटा सा प्रश्न ये है, अगर हम सब गरीबों की बात करते हैं तो अमीरों से टैक्स क्यों नहीं लेते हैं? अगर हम सारे अमीरों से टैक्स ले रहे हैं तो खेती से जो अमीर हो रहे हैं, जो 10 लाख 20 लाख कमा रहे हैं, उनसे टैक्स लेने में हर्ज क्या है? मेरा ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए है। बिल्कुल इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं तमाम दर्शकों को, और ये सोचेगा जरूर कि टैक्स तो सबसे वसूलना चाहिए, अगर वो इतना ज़्यादा कमा रहा है तो उससे भी टैक्स लेना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए। कुल मिलाकर अब ये देखना है होगा कि इस बजट के जरिए हमारा मुल्क कितनी तरक्की करता है और हिंदुस्तान कितना आत्मनिर्भर बनता है। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।